Hello once again future medicos, this is RK welcoming you to knowledge exam। आज के सेशन में हम क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर डिस्कशन करेंगे और बता दें कि इस सीरीज़ को हम मल्टीपल पार्ट्स में कवर करेंगे। सो आप सब ट्यून इन करते रहिएगा। तो अब और टाइम वेस्ट किए बिना चलिए अपने नॉलेज को इवॉल्व करते हैं। आज हम सबसे पहले एरिस्टोटल की बात करेंगे। इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं हम। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफाई करने की कोशिश की, यानी ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट क्या, यही सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करने वाले व्यक्ति थे। अब जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, एरिस्टोटल ने प्लांट्स को, ये रहा हमारा प्लांट्स और ये रहा एनिमल्स, इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को क्लासिफाई किया किस बेसिस पर, प्लांट्स को किया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर। ठीक, और वही एनिमल्स को किया ब्लड के कलर के बेसिस पर। ठीक, तो प्लांट्स को इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी जो भी कैरेक्टर्स हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं बाहर से, जो हमें डायरेक्टली बाहर से दिख जाते हैं। ठीक, तो बाहर से देखकर इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सी? ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स, ये 3 कैटेगरी में इन्होंने प्लांट को बांट दिया। और वहीं जब एनिमल की बात आई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 ग्रुप में एनिमल्स को बांट दिया कि एक ग्रुप ऐसा जिसमें रेड ब्लड होता है, ठीक, और दूसरा ग्रुप ऐसा जिसमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता। ठीक, अब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कैसे हो जाते हैं? ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एरिस्टोटल जो है, ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने क्या किया, साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। और हमेशा ये चीज़, हमेशा हम उस इंसान को हमेशा याद रखते हैं जिन्होंने पहला अटेम्प्ट किया होता है किसी भी फील्ड में। ठीक, इस बेसिस पर इसको हमें याद रखना है। अब ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है बात आर.एच. विटेकर की। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक, तो जैसे एरिस्टोटल ने कंसिडर किया था प्लांट में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और एनिमल्स में क्या किया था, ब्लड के कलर को, मतलब कैरेक्टर को देखकर उन्होंने क्या किया था, अपनी क्लासिफिकेशन दी थी। वैसे ही आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। किस बेसिस पर? 5 कैरेक्टर्स को उन्होंने ध्यान में रखकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया। अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम आते हैं? हमारा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ठीक, अब इन 5 को इन्होंने क्लासिफाई कैसे किया, क्या क्या चीज़ इन्होंने ध्यान में रखी? तो सबसे पहला है सेल का स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर को इन्होंने ध्यान में रखा। जैसे सेल का स्ट्रक्चर में सेल वॉल है कि नहीं, वो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है कि यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है। ठीक, ऐसे ध्यान में रखा। फिर दूसरा बात किया इन्होंने, दूसरी चीज़ उठाई वो है थैलस का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब थैलस का ऑर्गेनाइजेशन जनरली हम लोग प्लांट जैसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्लांट तो खुद ही एक है, उसमें भी थैलस होता है, और वैसे ही हमारा एल्गी है, वैसे ही हमारा फंजाई है। तो क्या थैलस का ऑर्गेनाइजेशन देखा उन्होंने कि किस चीज़ में थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। उसके बाद तीसरी चीज़ इन्होंने कंसिडर की, वो क्या है, वो है न्यूट्रिशन का मोड। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे उसका न्यूट्रिशन का मोड है। ठीक है, क्या वो ऑटोट्रॉपिक है या हिट्रोट्रॉपिक है। हिट्रोट्रॉपिक में भी फर्दर डिवाइड करते हैं तो अलग अलग क्लास आती हैं, तो इस बेसिस को भी इन्होंने ध्यान में रखा। चौथी चीज़ है वो क्या है, रिप्रोडक्शन। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये भी ध्यान में रख के इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को जब बना रहे थे तो इन्होंने इस चीज़ को भी ध्यान में रखा। ठीक, अब रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल, सेक्सुअल, उसमें भी अलग अलग, किसी में मोटाइल गैमेट्स होते हैं, किसी में नॉन मोटाइल्स। ठीक, ये सब ध्यान में रखते हुए फिर लास्ट में आता है जो समझने वाली है बात, लाइन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है, फाइलोजेनेटिक मतलब होता है जनरली हम इसको एवोल्यूशन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तब एवोल्यूशन से रिलेट करना मतलब हर ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म से इंटरलिंक होता है जो उससे टोटली डिफरेंट होता है, लेकिन एवोल्यूशन वाइज वो उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन शो करता है। ठीक, तो ऐसे ही कनेक्शन इन्होंने हर ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जब इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को बनाया। कौन से क्लासिफिकेशन को? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जो भी इन्होंने कंसिडर किया था, ये लाइन एग्जैक्टली ऐसी उठ के आई थी नीट में, और 4 ऑप्शंस दिए गए थे और उसमें पूछा गया था कि कौन सा इन चारों में से उन्होंने कंसिडर नहीं किया था, और एक फालतू सा एक ऑप्शन आया था उसमें जो कि इन 5 में से नहीं था। तो सही आंसर हमको याद रखना है, इन 5 कैरेक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है। ऑलराइट,
आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है बैक्टीरिया की। ठीक, अब जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो किंगडम मोनेरा के ऊपर होगा, यानी हम बैक्टीरिया की बात करेंगे इस पूरे वीडियो सेशन में आज के। तो पहली लाइन है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब सबसे पहली बात यह है कि बैक्टीरिया क्या है, मोनेरा किंगडम के इकलौते मेंबर्स हैं, और कोई नहीं है। मोनेरा किंगडम में कौन कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है। ठीक, और तो और बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर क्वेश्चन आता है कौन है, तो वो है बैक्टीरिया। ठीक, अब एक और इम्पॉर्टेंट लाइन ये आती है बैक्टीरिया से रिलेटेड, इसको भी थोड़ा समझेंगे क्या, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, वेरी सिंपल है बट आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक, अब यहाँ पर भी क्वेश्चन वाइज भी अगर देखें तो वेरी सिंपल को उल्टा करके वेरी कॉम्प्लेक्स कर सकता है, और वेरी कॉम्प्लेक्स को उल्टा करके वेरी सिंपल कर सकता है। और एग्जाम में कैसे स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हैं कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स बट आर वेरी सिंपल इन बिहेवियर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं। ठीक, तो हमें सही स्टेटमेंट याद रखना है क्या, कि बैक्टीरिया क्या है, स्ट्रक्चरली सिंपल होते हैं लेकिन बिहेवियर वाइज वो कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा। अब कैसे वो इतने, मतलब किस बेसिस पे हम ये कह रहे हैं, तो ये क्या है, इसका रीज़न ये है कि दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब सबसे पहले हम ये जान लें कि बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट एबंडेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इससे हम ये भी सोच सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया चाहे हॉट स्प्रिंग्स हो, सॉल्टी से सॉल्टी एनवायरनमेंट हो, हवा हो, पानी हो, ज़मीन हो, हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब ये इतने ज़्यादा जगह पाए जाते हैं तो जैसा देश वैसा भेष, तो वैसा ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा। ठीक है, हर बैक्टीरिया में जो जहाँ पे पाया जाता होगा। तो क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई। ठीक है, तो इसी के हिसाब से ये लाइन कही गई है कि क्या, कि ये बहुत ज़्यादा बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनके बिहेवियर को हम इन जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी करके अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्लियर हुई कि ये क्या है, वेरी सिंपल है बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ऑलराइट, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, लाइन टू लाइन देखते जाना है, और जो जो पॉइंट्स इसमें हाईलाइट किए गए हैं उसे हमें ध्यान में रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है, बैक्टीरिया में ही एक बैक्टीरिया है आर्की बैक्टीरिया। अब ये कैसा बैक्टीरिया है, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे तगड़ा और बाहुबली टाइप का बैक्टीरिया है ये। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, मतलब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे इतना ताकतवर है, इसे क्यों इतना ताकतवर कह रहे हैं। तो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज़ में पाया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे इनको क्या कहते हैं, हैलोफिल्स। ठीक, दूसरा है हॉट स्प्रिंग्स में भी पाया जाता है। ठीक, और वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। फिर तीसरा है मार्शी एरियाज़ में भी पाया जाता है। ठीक है, अब इसको वहाँ पर क्या कहते हैं, मैथेनोजेंस। अलग अलग जगह पे जहाँ पर ये पाया जाता है उसको अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। किसको, आर्की बैक्टीरिया को। ऑलराइट, अब ये देखते हैं कि ये टफेस्ट बैक्टीरिया कैसे ये हर जगह सर्वाइव कर लेता है। इसका सर्वाइवल स्किल का राज क्या है, तो इसके सर्वाइवल स्किल का राज है डिफरेंस इन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं, जो जनरल हम हर जगह देख लेते हैं, या फिर जो इन जनरल होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। ठीक, लेकिन इस केस में जो आर्की बैक्टीरिया है, इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, हल्का सा डिफरेंट है, जिसके वजह से ये क्या कर पाता है, हर जगह सर्वाइव कर पाता है। अब उसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। टर्म यूज़ किया एनसीईआरटी ने, क्या आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये भी याद रखना है हमको क्वेश्चन वाइज, कॉम्प्लेक्स का उल्टा क्या होता है, सिंपल। तो ये ऑप्शन में आ सकता है कि आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंपल होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक, तो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और क्या चीज़ से बना होता है, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसेकेराइड, दो चीज़ों से बना होता है इसका सेल वॉल, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसेकेराइड। ये दोनों चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक, ऑलराइट, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है बात यू बैक्टीरिया की। ठीक है, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है, BGA, द ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, इसको और नाम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब ग्रीन और एल्गी से हम ये समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ मतलब इसमें फोटोसिंथेटिक वाली बात होगी, जब तभी तो इसे ग्रीन एल्गी भी मतलब कॉमन नाम दे दिया गया। क्या इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह दिया। ठीक, तो इस पॉइंट से हमें ध्यान में रखना है कि ये कैसा बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है,
इसके अंदर होता है क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए क्या होता है, सिमिलर होता है हायर प्लांट्स के क्लोरोफिल से, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और फिर दूसरा कैरेक्टर है इसका, अब ब्लू ग्रीन एल्गी को हम कैसे कैसे देख सकते हैं, तो उसको यूनिसेलुलर है, ठीक। उसके बाद क्या है, कॉलोनियल होता है ये, और क्या होता है, तीसरा कैरेक्टर है इसका फिलामेंटस, ठीक है, यानी लंबा। तो क्या होता है, कॉलोनियल कॉलोनीज टाइप में रहता है, ठीक, फिलामेंटस होता है और यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर है, ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, तो फ्रेश वाटर में, मराइन वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पर, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया भी ऑलमोस्ट साफ पानी यानी मीठा पानी, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल लैंड में पाया जाता है, ठीक। तो चलो क्लियर हुआ यू बैक्टीरिया क्या है और उसका एक एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं। अब बात आती है, अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाला साइनोबैक्टीरिया की बात की थी, वो क्या है, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ठीक। ऐसे ही क्या होता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब कीमोसिंथेटिक से ही पता चल रहा है क्या, कि कीमो मतलब केमिकल, ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक। तो ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। अब वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, ठीक। तो क्या करते हैं ये सब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, अपना एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है, एटीपी। एटीपी इज़ द एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, ठीक। तो एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं और अपना काम चलाते हैं। तो दो टाइप के हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया कैसे कैसे, जो कि ऑटोट्रॉपिक हैं, एक है फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है कीमो, ठीक, एक केमिकल से और एक फोटोसिंथेसिस से। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हाँ एक और बात, कीमो ऑटोट्रॉप्स जो हैं, जैसे ही ये टर्म कॉइन होता है तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, क्या, न्यूट्रियल साइक्लिंग से इसे तुरंत जोड़ देना है। अब वो कैसे, अब मैंने पहले बात की क्या, कि कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ज़्यादातर क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं ये बैक्टीरिया, ब्रेक डाउन करके ब्रेक डाउन करके उस फॉर्म में उसको छोड़ देते हैं जिस फॉर्म में प्लांट क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन के कंपाउंड को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक। अब प्लांट ने एक बार उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो प्लांट बड़ा होगा, उसको यूटिलाइज करेगा अपनी ग्रोथ में, फिर अल्टीमेटली प्लांट की क्या होगी, डेथ होगी, ठीक है। अब डेथ होके वापस वो क्या हुआ, ज़मीन पे आ जाएगा और बैक्टीरिया उसे डिग्रेड करेंगे। तो क्या करेंगे, फिर से उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिर से तोड़ेंगे और वापस ये साइकिल रिपीट होगी। तो इसे क्या है, न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग हो रहा है, ठीक। तो ये चीज़ समझना है कि कीमो ऑटोट्रॉप्स जब आए तो हमें किससे जोड़ देना है उसे, तुरंत न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग से, ठीक। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की। तो देखें, नाइट्राइट बैक्टीरिया। अब नाइट्राइट बैक्टीरिया किसे कहेंगे हम, ऐसे बैक्टीरिया जो अमोनिया को तोड़कर नाइट्राइट बनाए, ठीक है, जो चीज़ बनता है उसको वही बैक्टीरिया कह देते हैं। यानी नाइट्राइट बैक्टीरिया वो है जो अमोनिया को तोड़कर नाइट्राइट बनाए। इसके एग्जांपल्स नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक। तो नाइट्राइट बैक्टीरिया के एग्जांपल्स क्या है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। अब दूसरी बात आती है नाइट्रेट बैक्टीरिया की, ठीक है। अब नाइट्रेट मतलब समझ में आ रहा है, नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्राइट से नाइट्रेट में तोड़ा, ठीक। अब जो बैक्टीरिया नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, नाइट्रेट बैक्टीरिया। अब इसका एग्जांपल क्या है, नाइट्रोबैक्टर, ठीक। नाइट्रोबैक्टर इसके एग्जांपल के रूप में हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसे डिटेल में अच्छे से याद करना है। ऐसे याद कर सकते हैं कि अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, ठीक। अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये तीनों चीज़ को हम लोग एक फॉर्मूला के रूप में डायरेक्टली अरेंज करके याद कर सकते हैं। क्या, अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्रेट, यानी अमोनिया से नाइट्राइट यानी नाइट्राइट बैक्टीरिया, नाइट्राइट से नाइट्रेट यानी नाइट्रेट बैक्टीरिया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, ठीक। अब बैक्टीरिया क्या है, जनरली क्या करता है,
बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करता है, यानी एक बैक्टीरिया टूट के 2 बैक्टीरिया बनते हैं, ठीक है। वैसे ही उनमें उनके जेनेटिक का भी डिवीजन होता है और एक से टूट के 2 बन जाते हैं, ठीक। ऐसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं और ऐसे रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिशन कहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया यहाँ पर एनसीईआरटी ये भी कहती है कि वो सेक्सुअल मीन्स से भी रिप्रोड्यूस करता है। अब सेक्सुअल मीन्स से कैसे, तो सेक्सुअल मीन्स से करता है बाय प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू एनगल्फिंग। अब इसको समझते हैं कि ऐसा बैक्टीरिया का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, ठीक है। ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत पहले पाया जाता था, ठीक। वन ऑफ द अर्ली डेज में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, या फिर उसे हम बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में भी समझ सकते हैं। क्या है, डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर हमने 2 बैक्टीरिया बनाया है, ठीक है। अलग अलग उनका जेनेटिक मटेरियल है, अलग अलग कलर है। तो अब इन दोनों में से एक बैक्टीरिया ने क्या किया, दूसरे बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया, यानी एक के ऊपर ओवरलैप कर लिया। बेसिकली खाना, ये समझ सकते हैं ऐसे, एक ने दूसरे को खा लिया, ऐसा भी समझ सकते हैं। क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया। अब इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल आगे चल के क्या हुए, मिक्स हुए, ठीक। अब इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो गए, एक हिसाब से क्या हुआ, अब यहाँ पर सेक्सुअल मीन्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ही तो इंटरचेंज होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, वही हुआ। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, वो 2 से 1 हुए, फिर 1 से वापस बाइनरी फिशन करके वो क्या हो गए, 2 बैक्टीरिया में बदल गए। और इनका डीएनए भी दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग दोनों हिस्सों में बट गया, ठीक है। तो ऐसे समझेंगे कि बैक्टीरिया में भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। कैसा रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, तो एक वर्ड हमें याद रखना है, एनगल्फिंग के थ्रू डीएनए का वो होता है, इंटरचेंज होता है दोनों में, और उसके बाद वो क्या करते हैं, बाइनरी फिशन करके रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, ठीक। आगे देखें तो यस, आज की लास्ट लाइन है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, चलिए इसे देखते हैं। तो माइकोप्लाज्मा की बात हो रही है, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा भी एक टाइप से मोनेरा किंगडम का मेंबर है, और ये क्या करता है, इसके अंदर नो सेल वॉल। अब माइकोप्लाज्मा जब टर्म आए तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर मतलब इसके सेल पे सेल वॉल नहीं होती है, और ये क्या कर सकता है, ये सर्वाइव कर सकता है ऑक्सीजन के बिना। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सेल वॉल नहीं होना और सर्वाइव कर लेना ऑक्सीजन के बिना, यानी नो करके याद करना है, नो सेल वॉल एंड नो ऑक्सीजन, इसको दोनों चीज़ नहीं होते हैं इसमें, ठीक। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये क्या, कि ये है पैथोजेनिक होता है किस पे, प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक। अब पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है, किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में। ऑलराइट, आई थिंक आज का सेशन काफ़ी अच्छा था, एंड आई होप सबको समझ में भी आया होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसके अगले फेज़ में बढ़ेंगे। पार्ट 2 इसका वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोटिस्टा को, और ऐसे ही करके पार्ट 3 में हम फंजाई को कवर करेंगे, और इसी के साथ हम लोग 3 पार्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सो आई थिंक काफ़ी अच्छा डिस्कशन है, आई होप सबके सब वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। सो अपने कमेंट्स एंड क्वेरीज़ एंड डिमांड्स आप अपने कमेंट सेक्शन में हमारे मेंशन कर सकते हैं। मैं उसके होपफुली उसको देख के आपके कमेंट्स और डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकूँगा आने वाले वीडियोस में। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ आर के फ्रॉम द नॉलेज एग्जाम टीम साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।